यूनिक एग्जाम्स आईएएस में स्वागत है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की श्रृंखला में हम आज आपके सामने लेके आए हैं 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का। 2016 में इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में आए थे तकरीबन 21 क्वेश्चंस, और आप ये जान के हैरान होंगे कि 2016 का पेपर केवल करके आप तकरीबन अगले साल आने वाले बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। रीजन बीइंग कि इस तरह से डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन पेपर बनाया गया था कि बहुत से चीजों को कवर करता है अगर हम थोड़ा भी सारे ऑप्शंस पे काम कर ले तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेरिस टर्म्स पेयर्स टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज। कुछ शब्द हैं जो न्यूज में थे और कह रहा है उनका ओरिजिन कहां से। देखो सबसे पहले कह रहा है एनेक्स 1 कंट्रीज प्रोटोकॉल, ये कार्टेजेना बोल रहा है। ठीक है, हमें चूज करना है कि राइट क्या है। कह रहा है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नागोया प्रोटोकॉल, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल। तो दोस्तों देखिए आप इसको जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एनेक्स है ये कैसे है, तो इस बात को हम समझते हैं एक एक ऑप्शन से। पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल में यूएनएफसीसी ने देशों को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा। किस लिए था क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल था 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से। 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन से, ठीक है। 6 प्रकार की जीएचजी को क्या करना था, इसका इमिशन कम करना था। ठीक है, इसके लिए दुनिया के तमाम देशों ने यूएनएफसीसी के तहत क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में साइन करा। 1997 में साइन करने के बाद इसकी रूल बुक बनाई गई और उसमें लिखा गया कि एक किताब टाइप बनाई गई, सपोज करो ये कॉपी बनाई गई। अब इसी में बनाया गया कि जो एनेक्स 1 के देश हैं वो क्या करेंगे, इमिशन कम करेंगे, लेकिन जो नॉन एनेक्स देश हैं वो नहीं करेंगे कम, उनके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। तो एनेक्सर में उन देशों का नाम लिख के पीछे लगा दिया गया। तो एनेक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि एक सूची है, ठीक है, जो संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल से। तो इसमें एनेक्स 1 कहा गया, एनेक्स 1, और दूसरे को इसके अंदर किसको रखा गया, डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। और एनेक्स 2 जो था नॉन एनेक्स, मतलब अब कहा गया एनेक्स 1 के देश है वो कम करेंगे, लेकिन एनेक्स 2 नहीं कहा गया, इसको कहा गया नॉन एनेक्स, मतलब इसमें किसी देश का नाम नहीं लिखा गया। इसमें सारे कौन से आ गए, डेवलपिंग कंट्री। इसमें देशों का नाम लिख दिया गया, इसमें नाम नहीं लिखा गया। तो इसमें आ गए आपके डेवलपिंग कंट्री, किसमें आए, नॉन एनेक्स देशों में। नॉन एनेक्स देशों में आ गए आपके डेवलपिंग कंट्रीज, तो नॉन एनेक्स देश। तो अब गलती हम कहां करते हैं, हम सोचते हैं ये एनेक्स 2 होगा, लेकिन ये एनेक्स 2 ना होकर ये नॉन एनेक्स है, गैर सूची देश है। इसमें क्या है, भारत, चीन, चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्रीज कम हियर, ठीक है। बट इट वाज नॉट एनेक्स, क्या है, नॉन एनेक्स। तो अब कहां से संबंधित हो गया, एनेक्स 1। एनेक्स 1 संबंधित हो गया आपका क्योटो प्रोटोकॉल से, ना कि कार्टेजेना से, ठीक है। अब कार्टेजेना क्या है, कार्टेजेना है आपका बायोसेफ्टी पे। सीबीडी एक आपको मैंने बताई है पढ़ाते वक्त, सीबीडी क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, सीबीडी, ठीक है, सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, किसकी, यूएन में, ये भी साथ साथ हुई थी, किसके, यूएनएफसीसी के। तो इसका एक प्रोटोकॉल है कार्टेजेना, जिसके तहत कहा गया था कि जो भी एलएमओ है, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, इनका जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होगा उससे जो थ्रेट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी को, उस थ्रेट से बचाना है बायोडाइवर्सिटी को। तो इसके पूरा नाम क्या है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, बायोसेफ्टी। और इसके लिए यहां पे एक मैकेनिज्म टाइप की गई, उसका नाम है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, बीसीएच, बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, ठीक। तो कार्टेजेना से तो ये एनेक्स संबंधित नहीं है, कार्टेजेना है सीबीडी का प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी का, और ये किसके ऊपर है, बायोसेफ्टी पे, ठीक है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। तो आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला कहां कहां है वो देख लेते हैं। पहला यहां है, ये रॉन्ग हो जाएगा, पहला यहां है, ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे पास दूसरा और तीसरा ऑप्शन बचे हैं, और 3 ओनली और 2 एंड 3 ओनली ऑप्शन आपको टिक करना है। तो अब अगला है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ठीक है, कह रहा है नागोया प्रोटोकॉल। अब मैं आपको बता दूं जो ये हुआ एनेक्स 1 और नॉन एनेक्स, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और हम नई स्लाइड जोड़ के इसको करते हैं, क्योंकि ये बहुत मजेदार है और इससे आप बहुत सारे सवाल कर पाएंगे।
तो ये जो कह रहा है दूसरा ऑप्शन कह रहा है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, CER। ठीक है, तो CER क्या है, इस पे हमें चलना है। ठीक, तो अब आपको CER पे मैं ले चलता हूं। CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, देखो ये कहां से है, जब NX1 देश है जो किसके, क्योटो प्रोटोकॉल के। ठीक है, इनका एक पार्ट है, ये लोग कहां इन्वेस्ट करेंगे, नॉन एनएक्स देशों में, नॉन एनएक्स या डेवलपिंग देशों में। कह रहे हैं इनमें आप पैसा दीजिए, धन दीजिए, मनी, और क्या दीजिए, टेक्नोलॉजी। मनी और टेक्नोलॉजी दोनों दीजिए इनको, ताकि ये लोग क्या कर पाए, ऐसी टेक्नोलॉजी दिए जिससे ये स्वच्छ विकास कर पाए, क्लीन डेवलपमेंट कर पाए, क्लीन डेवलपमेंट कर पाए। अदरवाइज ये क्या करेंगे, ये फॉसिल फ्यूल को जलाएंगे, और फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से क्या होगा, इमिशन। व्हेन दे विल बर्न फॉसिल फ्यूल इट विल रिलीज इमिशन। तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि क्लीन डेवलपमेंट करना है तो पैसा और टेक्नोलॉजी डेवलप्ड कंट्री दे, NX1 के कंट्री दे, या NX2 भी कह सकते हो, डिटेल में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो नॉन एनएक्स देशों को दे, विकसित देश विकासशील देशों को दे। अब ये अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो इनके यहाँ इमिशन कम होगा, तो जितना इमिशन कम होगा उसी को कहा गया पर यूनिट, एक यूनिट कितने की होगी, एक CER कहा गया इसी को, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। एक CER इज इक्वल टू हो गया 1 टन CO2। 1 टन CO2 जो है इक्विवेलेंट है इमिशन। अगर इसका इमिशन होगा तो एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा CER, और इस सर्टिफिकेट को अब कौन खरीदेगा, एक्सचेंज के थ्रू ये लोग खरीदेंगे, एक्सचेंज के थ्रू कौन खरीदेगा, डेवलप्ड कंट्री खरीदेंगे। इसी को कहा गया कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, और इन देशों को, इस पूरे मैकेनिज्म को कहा गया, ये पैसा देना, फिर क्लीन डेवलप होना, फिर खरीदना, इस पूरी मैकेनिज्म को कहा गया CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, इस पूरी मैकेनिज्म को ये कहा गया। तो ये किसका है, ये सारा पार्ट क्योटो का है। तो अगर हम पीछे चले अगर, तो आप पाएंगे कि ये भी जो है सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नागोया करना हो कि किसका है, क्योटो का है, ये भी क्योटो का है। ठीक है, NX1 कंट्रीज प्रोटोकॉल। ठीक, अब देखो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, नागोया इसी से CBD का ही 2 प्रोटोकॉल है CB के, पहला है कार्टेजेना, दूसरा है नागोया। 2010 में जापान के नागोया में ये लोग मिले CBD के सदस्य, और इन्होंने प्रोटोकॉल पास किया। और नागोया प्रोटोकॉल संबंधित किससे था, नागोया प्रोटोकॉल में कहा गया कि जितना भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बायोडाइवर्सिटी से फायदा उठा रही है कंपनियां, उस फायदे को क्या करें, वितरित करें, उस फायदे तक पहुंच दें सब लोगों को, समुदाय को, कम्युनिटी को, या और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। इसलिए इसको क्या कहेंगे, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट A&B शेयरिंग। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं ABS, है ना, ABS। तो अगर ABS प्रोटोकॉल आ रहा है तो और कुछ नहीं है, नागोया प्रोटोकॉल है। अब यहां जैसे बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस बना था ना इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए, तो इसको लागू करने के लिए बनाया गया एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस, ABSCH, ये बनाया गया। तो अब अगर ABSCH भी आए तो आप जानिएगा नागोया प्रोटोकॉल है। ये किससे संबंधित है, CBD से। ठीक है, अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, वो क्योटो प्रोटोकॉल का पार्ट है। इसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो है, NX1 की कंट्रीज जो है, या इसी का छोटा हिस्सा मान लीजिए NX2, ठीक है, वो कंट्रीज क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कहां पे, डेवलपिंग कंट्रीज में, अर्थात नॉन एनेक्स कंट्रीज में, गैर सूची देशों में। फिर वो जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होता है उसको वापस से खरीदते हैं यही विकसित देश जिनका एमिशन कम रहता है। ठीक है, कि मान लीजिए एमिशन हमने कर दिया और हमें टारगेट था कि आपको 100 का ही कोटा मिला है और आपने 120 कर दिया, तो आप 20 एमिशन सर्टिफिकेट भारत से खरीद सकता है, फ्रांस, जर्मनी, जो भी विकसित देश है जो NX1 में है, ठीक, वो खरीद सकता है। तो अब आपका ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत, ये गलत, क्यों, क्योंकि ये क्योटो से है। ठीक, तो आप केवल 3 ओनली, तो पहला ऑप्शन 3 ओनली, इसमें आपके 3-4 चीजें कवर हो गई। इसमें क्योटो कवर हुआ, आपका CBD कवर हुआ, कार्टेजेना, नागोया। एक सवाल से आप कितने सवाल सही कर सकते हैं, पहला हो गया। अगले क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, TEEB, द इकोनॉमिक्स ऑफ ecosystem and biodiversity, which of the following statement is or correct?
कह रहा इट इज इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूनेप, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो तीब के बारे में बताऊं, सबसे पहले तीब के बारे में जानिएगा, ठीक है। इसमें दूसरा क्या, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकस ऑन ड्राइविंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कह रहा है, ठीक है। तो इससे शब्द से अगर मैं जाऊं तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम से क्या निकल के आ रहा है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं इसको शब्द को जाऊं तो दूसरा ऑप्शन मेरे को सही लगता है। कैसे, कह रहा है ये बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बायोडाइवर्सिटी के, उनके बारे में क्या बताता है, फोकस करता है अपना ध्यान, ठीक है। अब पहले ऑप्शन पे फिर से चलते हैं, इट इज एन इनिशिएटिव, ये देखो याद करने वाली बात है। तो तीब को आप समझ लीजिए, तीब अब फिर से आ सकता है, क्यों, क्योंकि अभी आप जानेंगे तीब चर्चा में था और तीब फिर से आ सकता है। तो तीब के बारे में आप जानेंगे, तीब क्या था, तीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तीब के अंदर क्या किया गया कि एक तरह का ये एक स्टडी था, एक स्टडी थी तीब, उसमें क्या किया गया था, ये किसने होस्ट किया था इसको, यूनेप ने, केवल यूनेप ने होस्ट की थी ये स्टडी थी, और इसमें यूनेप ने होस्ट किया था इसको, ना कि बाकी इसके साथी लोग, ठीक है। इस स्टडी में कहा गया 3 प्रिंसिपल दिए गए। सबसे पहले कहा गया कि जो इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू, उसको आप रेखांकित करें कि कितनी वैल्यू है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है, पहले तो आप रेखांकित किए कि ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, फिर देखिए कितना महत्वपूर्ण है, फिर इसको कन्वर्ट किया आपने पैसे में, मनी में। तो दूसरा सिद्धांत है, कन्वर्ट किया गया इसको, डिमॉन्स्ट्रेट देयर वैल्यू इन इकोनॉमिक टर्म्स, मतलब आर्थिक चीजों के संबंध में इनकी वैल्यू को तीब की बताया गया। और तीसरा क्या है कि इस आर्थिक चीजों के संबंध में जब वैल्यू बता दी गई तो पॉलिसी मेकर्स जो है, जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियन है या हमारी एग्जीक्यूटिव है, उनको कहा गया कि आप इसको अपने किसमें शामिल करिए, अपने पॉलिसी मेकिंग में शामिल करिए। ये बात कही गई। ये कब शुरू हुआ, ये स्टार्ट हुआ कब, ये तीब एक कमीशन किया गया था 2007 में, G8 प्लस 5 कंट्रीज जो है, G8 प्लस 5 कंट्रीज हैं, उस टाइम G8 हुआ करता था, G7 जो अब हो गया, ठीक है, रसिया को हटाने के बाद। तो प्लस 5 कंट्रीज का सहयोग से यूनेप ने कमीशन किया, ठीक। और किसकी अध्यक्षता में, अंडर द गाइडेंस ऑफ पवन सुखदेव, ये नाम याद कर लीजिए, पवन सुखदेव इंडियन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हैं, एक तरह से बैंकर है ये, एक्चुअली ये बैंकर है बेसिकली, पवन सुखदेव, इनकी अध्यक्षता में ये स्टडी की गई, कमेंस की गई। अब इस स्टडी को इन्होंने रिपोर्ट दी पवन सुखदेव ने, और इसके आधार पे दुनिया के तमाम देशों के पार्लियामेंट्स को, सरकारों को, एनजीओ को, सबको एक गाइडेंस मिला। पवन सुखदेव के बारे में बताऊं, इन्हें अभी ये चर्चा में थे, क्यों, क्योंकि 2020 का टायलर अवार्ड, 2020 का टायलर अवार्ड इनको मिला था, टायलर पुरस्कार। और टायलर पुरस्कार संबंधित है किससे, इन्वायरमेंट से। और कौन देता है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और इसमें 2 लाख जो है डॉलर वो इनाम के तौर पे मिलते हैं, ठीक है। तो कौन देता है इसको, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया, ये देते हैं। अब इसका इंडिया में कहां यूज हुआ, 2015 में इंडिया ने तीब इंडिया प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लॉन्च किया। 2015 में भारत सरकार ने, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीब इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तीब इंडिया, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को 2015 में शुरू किया और कहा कि इसकी जो है सारी चीजें हम लागू करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब जैसे इकोनॉमिक वैल्यू इसकी पता चल गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले से भी इस पे काम कर रही थी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि तीब के बारे में 12th फाइनेंस कमीशन ने 500 करोड़ रुपए फॉरेस्ट को रखा। इनको कहा जाता है पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, PES। कहा कि जो प्रदेश हमारे भारत के हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जो भी प्रदेश फॉरेस्ट वाले हैं, उनको थोड़ा अलग से पैसा देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर पाए, अदरवाइज वो पेड़ काटेंगे तब विकास करेंगे, इकोसिस्टम खराब होगा तब विकास होगा। तो उनको पैसे दे दो, उनसे बोलो आप लोग ये मत करिए, तो इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए पैसा दो। तो 15th फाइनेंस कमीशन 12th में 500 करोड़, 13th में फिर 5000 करोड़ के आसपास दे दिया, ठीक है। 14th में 7.5% वेटेज फाइनेंस कमीशन ने किसको दे दिया, फॉरेस्ट को, 7.5%। और आपको जान के हैरानी होगी कि 15th FC ने, फाइनेंस कमीशन ने इस वेटेज को 10% बढ़ा दिया। मतलब जो स्टेट को हम पैसा देती है सरकार, उसमें हॉरिजॉन्टल, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें 10% वेटेज किसको दे दिया,
फॉरेस्ट कवर को। तो ये किससे आया? ये द इकोनॉमिस्ट ऑफ इकोसिस्टम से। और किसके द्वारा स्टडी कमेंस की गई थी? यूनेप के तत्वाधान में G8+5 कंट्रीज के जो बैठक हुई थी उसमें कमेंट्स की गई। अब तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। अब आपको दूसरा पता है, इकोनॉमी की वैल्यू मैंने बता दी है, तो ये दूसरा हो गया सही। तो इसके अगर ऑप्शन पे आप जाएं तो इसमें और एक और है इसमें, द प्रेजेंट एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम। आपको मैंने जो 3 पिलर बताए वही तीनों पिलर यहाँ पे आपको बताए गए। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की कंजर्वेशन की बात आए तो 3 शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यहाँ क्या सही हो गया? 2 and 3 ओनली। पहला रॉन्ग, 2 and 3 ओनली। तीसरे सवाल में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, प्रॉपर, करेक्ट? ठीक कह रहा है, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। देखो ये क्या है, सबसे पहले इसको भी जान लो। रेड और रेड प्लस के बारे में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि जो यूएन रेड प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया 2008 में। यूएन रेड प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया गया 2008 में लॉन्च, और किसके द्वारा? यूएनओ का प्रोग्राम है। यूएन रेड लिखा है तो मतलब यूएनओ का है। ठीक है, ये लॉन्च किया गया एफएओ, ये यूएनओ की संगठन है, प्लस यूनेप और प्लस यूएनडीपी। ये एफएओ, यूनेप और यूएनडीपी का प्रोग्राम है, यूएनडीपी। ठीक है, एफएओ, यूएनडीपी। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च करा 2008 में। इसमें करना क्या? ये एक तरह का फ्लैगशिप यूएन नॉलेज एंड एडवाइजरी पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट है। इसको बोलते हैं फ्लैगशिप है, मतलब यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। जैसे गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट स्कीम होती है उसको फ्लैगशिप स्कीम बोलते हैं, उसी तरह से एक फ्लैगशिप पार्टनरशिप है जिसको क्या करना है आपको, इसमें आपको नॉलेज और सलाहकारी भूमिका निभाना है फॉरेस्ट को कंजर्वेशन के संबंध में। ठीक, अब रेड की जो बात है, तो अगर मैं अब अगला प्रोग्राम क्या चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर करते क्या है, रेड के अंदर करते क्या है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन के सॉल्यूशन बताने हैं आपको, किसके थ्रू? फॉरेस्ट को कंजर्वेट करने के थ्रू। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिडक्शन ऑफ इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, अब ये क्या है, मतलब कहने का अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे इमिशन निकलेगा और वो इमिशन अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज को नुकसान पहुंचाएगा। तो ये फॉरेस्ट लगा के आपको कह रहा है फॉरेस्ट को काटिए मत, यहां तक ये है। ठीक है, इस पे आपको ये सलाह दे रहा है। तकरीबन 65 कंट्रियों को, तकरीबन 65 कंट्रीज को असिस्टेंस देता है इस प्रोग्राम के तहत ये संगठन हमारा। ठीक, यूएनओ अपनी हेल्प करता है 65 कंट्रीज की। तो अब अगला टर्म बनता है कि आखिर ये रेड, यूएन रेड एक हो गया, अब हम रेड, ये था यूएन रेड। ठीक है, अब रेड प्लस क्या है? यूएन रेड में केवल बात कही गई, सलाह दी गई, लेकिन रेड प्लस में क्या कहा गया? रेड प्लस में को लाया गया बाद में, पेरिस के दौरान इस पे ज्यादा बात हुई। यूएनएफसीसी की जो पार्टीज थी उसमें कहा गया कि इसमें हम केवल डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तक सीमित नहीं रहेंगे। तो यूएन रेड था। फिर रेड प्लस क्या है? रेड प्लस में कहा गया कि हम फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तक केवल सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसकी कंजर्वेशन भी करेंगे और जो लोकल्स उनके शामिल करेंगे कंजर्वेशन इफर्ट्स में। रोल ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड इनहैंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। कह रहे हैं हम इनहैंस भी करेंगे, कैसे? पैसे देंगे, ये लोग वन लगाएंगे, लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में शामिल करेंगे। ये सब यहाँ केवल ये बता रहे थे कि डिग्रेडेशन नहीं करना है, बस यहाँ क्या करें, कंजर्वेशन भी करना है, कंजर्वेशन भी करना है, मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोसेस है। तो ये कब आया? 2008 में यूएन रेड इनिशिएटिव आया। यूएन रेड के बाद जो बना वो क्या बना हमारा? रेड प्लस। ठीक, रेड प्लस में कंजर्वेशन, मैनेजमेंट और क्या गया? कार्बन स्टॉक बनाएंगे, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। ये भी आ गया। पहले क्या था, जितना फॉरेस्ट है उसी को केवल आपको डिग्रेड नहीं करना है, उसके नुकसान के बारे में बताता था, लेकिन ये और पॉजिटिव और आगे बढ़ के प्लस लगा देने के बाद ये चीजें बताता है। तो इसमें एक्चुअली इसको 2013 में रेड प्लस को 2013 में वार्सा क्लाइमेट पैक्ट के दौरान स्वीकार किया गया था। वार्सा
वार्सा पैक्ट के दौरान स्वीकार किया गया। तो इसीलिए 2013 में इसको क्या कहा जाता है, पहली बार इसको स्वीकार किया गया। इसको इसीलिए कहा जाता है वार्सा फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। रेड प्लस को वार्सा फ्रेमवर्क भी कहा जाता है, वार्सा फ्रेमवर्क, ठीक है, वार्सा फ्रेमवर्क भी कहा जाता है रेड प्लस को। अब इसके अलावा कहां पे वार्सा क्या था, कोप 19 था वार्सा, ठीक। अब अगर आप आए तो इससे क्या क्या हो सकता है, इस पे क्या क्या सही हो सकता है। अब बताओ, अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन का पूछ रहा है, रिलेटिव फॉरेस्ट इकोसिस्टम बढ़ेगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, क्यों, क्योंकि रूरल जो कम्युनिटी वहां जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको आप शामिल कर रहे हैं कंजर्वेशन में। और फॉरेस्ट एक तरह से बहुत बड़ा जो बायोडायवर्सिटी है, बहुत बड़ा 47 ट्रिलियन का केवल वेटलैंड देते हैं। तो अगर बायोडायवर्सिटी बच रही है तो उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होगा और वो पॉवर्टी रिडक्शन में काम आएगी। तो ये तीनों चीजें इसमें सही होंगी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगले ऑप्शन में चलते हैं, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। इस तरह के सवाल बहुत गलत होते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल मतलब होगा क्योटो, नहीं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है इसको पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज ए इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड quantify and manage greenhouse gas emissions. It is an initiative of the United Nations to offer financial incentive to developing countries to reduce greenhouse gas emission and to adopt eco-friendly technology. ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, it is an intergovernmental agreement ratified by all the members countries of the United Nations to reduce greenhouse gas emission to specific levels by 2022. It is one of the multilateral Red Plus initiative hosted by World Bank. देखो, रेड प्लस तो ऐसे ही आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का नहीं, ठीक है। रेड प्लस का आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का नहीं है, यूनेप है, यूएनडीपी है और एफएओ है, ठीक। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट राटिफाइड बाय ऑल द मेंबर्स। कभी आपने पढ़ा, जब कोई चीज अगर ऐसा कोई होता ऑप्शन, तो आप जानते हैं कि आपके उस टाइम के करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में होता। तो अब कभी भी ऐसा है कि सब कुछ कर रहा है ये वो, इतना बड़ा है, तो आप ये जान जाइए कि अगर इतना होता तो मैंने जरूर पढ़ा होता करंट अफेयर्स में। ये सवाल चूंकि करंट अफेयर्स में उस टाइम के नहीं पढ़ा था लोगों ने, तो ये भी अपने आप में एक रॉन्ग है, ठीक है। पीछे आ जाते हैं, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें सही जवाब है ये एक तरह का अकाउंटिंग टूल है ना। मैं बताता हूं कैसे सही जवाब है, इस चीज को आप जानिए, ये ज्यादा बेहतर काम है। जीएचजी प्रोटोकॉल एक तरह से एक कारपोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड्स है। जीएचजी ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल जो है वो हमारा एक तरह का क्या है, ग्लोबल अकाउंटिंग, किसकी, जीएचजी अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड या टूल स्टैंडर्ड। इसमें कुछ कुछ क्या बताए गए हैं, आपके तरीके बताए गए हैं कि सपोज करिए कोई कंपनी है, इसको कौन बताया, इसको बताया कौन है, इसको बताया है हमारे वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट WBCSD ने बनाया है। और WBCSD क्या है, एक तरह का CEO लेड कम्युनिटी है जो जिसमें लगभग 200 से ज्यादा वर्ल्ड के बिजनेस शामिल है। ये CEO लेड मतलब प्राइवेट संस्था है, CEO लेड कम्युनिटी है, कम्युनिटी जिसमें 200 से ज्यादा कंपनियां शामिल है। कौन, कारपोरेट हाउस, ठीक है, बिजनेस हाउस शामिल है, बिजनेसेस हाउस शामिल है, 200 से ज्यादा। तो इसने एक प्रोटोकॉल बना दिया कि बिजनेस की जो कंपनियां हैं वो जो अपना ग्रीन हाउस गैस इमिशन करती हैं अपने विकास में, तो उसको कैसे नापे, तो उसको कहा गया ग्रीन हाउस गैस क्या हुआ प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वांटिफाई मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, किसके द्वारा, बिजनेस लीडर्स के द्वारा, ठीक। वन थिंग, अनदर थिंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो सवाल आ चुका है। अब इसके आगे क्या सकता है, अब कहा गया कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म करेगा इसके इस पैरामीटर्स में, उन कंपनियों को दिया जाएगा ISO 14064/2018 सर्टिफिकेट। मतलब ISO 14064/2018 सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन कंपनियों को जो कंपनियां अच्छे से
ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के तहत अकाउंटिंग करती है। तो आगे के लिए इंपॉर्टेंट है आईएसओ 14064 एक 2018 का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से आपका सवाल सही हुआ 1, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल ये आ चुका है, ये आने की बहुत संभावना है। ठीक, अगला सवाल, with reference to the agenda 21 sometimes seen in the news, consider the following statement. It is a global action plan for sustainable development. It originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg 2002. देखो, अब सबसे पहले जान लो, मैं हमेशा पढ़ाता हूं तो जब मैं रियो अर्थ समिट शुरू करता हूं तो मैं 5 चीजें बताता हूं। ठीक है, जब मैं अर्थ समिट 1992 शुरू करता हूं, 1992, इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसका आधिकारिक नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी। ठीक है, यूएनसीईडी आधिकारिक नाम है। ये हुई 1992 में। इसमें क्या साइन की गई? इसमें तीन तरह की क्या हुई? ट्रीटी साइन की गई और 2 तरह के डॉक्यूमेंट साइन किए गए। 2 डॉक्यूमेंट, ये 3 ट्रीटी में क्या था? एक थी यूएन FCCC, एक थी यूएन CBD और एक थी UNCCD। ठीक है, UNCCD। और जो 2 डॉक्यूमेंट साइन किए गए थे, एक था क्या? एजेंडा 21 और दूसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल। ये मैं हमेशा बताता हूं, कम से कम 20 बार आपको बता चुका हूं मैं अपनी क्लास में, पहले भी, एग्जाम में आने से पहले भी। तो ये 5 चीज आई 1992 से। तो पहली चीज गलत हो गई क्या? ये दूसरी चीज गलत हो गई कि ये 2002 में आई। आखिर 2002 वाला समिट क्या है? ये समिट के बारे में भी जानना पड़ेगा आपको। अब एजेंडा 21 क्या है ये भी जानना पड़ेगा। दूसरा गलत तो हो गया, बट फिर आखिर एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 कुछ और नहीं है, बल्कि कहा गया कि 21वीं सदी में विकास कैसा हो, धारणीय विकास कैसे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए 4 पिलर स्ट्रेटेजी है। 4 पिलर स्ट्रेटेजी है। 4 पिलर है बेसिकली इसमें, कि एक एजेंडा बनाएगा कि ऐसा ऐसा करना है आपका, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो उत्तर सही हुआ आपका 1 ओनली। बट ये क्या है? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD इसको बोलते हैं, WSSD। इसके पहले UN लगा लीजिए। एक्चुअली ये जो है इसी को कहा जाता है रियो प्लस 10। कब हुआ? ये 1992 में हुआ रियो, इसी को रियो समिट भी कहते हैं। ठीक है, और ये रियो प्लस 10 कितने साल बाद हुआ? ये 10 साल बाद 2002 में हुआ। ठीक है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, WSSD। आधिकारिक नाम जरूरी है, कल को आ सकता है। जैसे आपको अगर ये UNCED पता होता तो आप कंफ्यूज नहीं होते। तो ये इसमें हमारा सवाल क्या सही होगा? 2 ओनली। और इसी के थ्रू मैं बताऊं, जो रियो 20 था वो क्या था? रियो 20 जो था, रियो प्लस 20, ये दोबारा से रियो डी जेनेरो में 2012 में बैठक हुई। इसको रियो प्लस 20 कहते हैं और इसका आधिकारिक नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। और यहीं से क्या निकल के आया? SDG गोल। SDG गोल का कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया। ठीक है, SDG गोल का। अब चलिए 2012 से, जो 2015 से 30 की स्ट्रेटेजी थी, इसके पहले क्या था? MDG, जो 2000 से 2015 तक के लिए स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। Consider following statement. The International Solar Alliance was launched at the United Nations Climate Change Conference in 2015. सबको पता है, इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया। तो ये आपको पता है, इंडिया और फ्रांस ने लॉन्च किया। इंडिया प्लस फ्रांस ने पेरिस में लॉन्च किया। किसमें? COP21 की बैठक में। ठीक, तो ये हमारा सही हो गया है। करंट अफेयर्स का सवाल है, इसमें कोई बहुत नहीं है। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ये गलत है। अलायंस में अभी भी केवल 86 देश हैं जिन्होंने साइन और रेटिफाई दोनों कर दिया है। तो ये आपको गलत है। लास्ट जो था वो बहरीन था जिसने साइन किया था। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका 1 ओनली सही हो गया। ये सरल सवाल था, इसके पीछे वाले थोड़ा कठिन सवाल थे, ये सरल सवाल था। सब कॉन्सेप्ट के सवाल हैं। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट एट द UNFCCC मीटिंग इन पेरिस 2015 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो, पेरिस एग्रीमेंट से दूसरा सवाल फिर से आया। तो इससे अंदाजा क्या लगता है? इससे अंदाजा लगता है इस साल ग्लासगो से सवाल आने चाहिए। ठीक है, तो पेरिस से आए हैं तो इस साल ग्लासगो भी आने चाहिए। लेकिन पेरिस क्योटो के बाद UNFCCC की सबसे इंपॉर्टेंट समिट है, सबसे इंपॉर्टेंट बैठक है। तो द एजेंडा वाज साइंड बाय ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द UN एंड विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। पहले तो ये जान लीजिए आप
कि यूएनएफसीसी जो पेरिस एग्रीमेंट है वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। कैसे? अगर आप अपना आईएनडीसी घोषित कर देते हैं, जितना भी घोषित करना चाहे, तो ये एक तरह की लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी का पेरिस एग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बाइंडिंग ट्रीटी है। और क्या करना है इसमें, ये लागू कब हुई? ये देखो, कोई भी संधि साइन होने के बाद अगर 2/3 मेंबर रेटिफाई कर देते हैं तो वो लागू हो जाती है। और इसको रेटिफाई कर दिया गया था 2016 में ही, 4 नवंबर 2016 को ये लागू हो गई थी। 4 नवंबर 2016 ये लागू हो गई थी। ठीक है, तो कह रहे हैं इट विल गो इनटू इफेक्ट इन 2017। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। दो तरह से ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इट विल गो इनटू इफेक्ट। तो ऑल द कंट्रीज तो करती नहीं है, आपको पता है। ठीक है, कभी ऑल द कंट्रीज बहुत रेयर होता है करे, कोई भी संधि ऐसी नहीं जिसको ऑल द कंट्रीज कर रही है, कुछ ना कुछ बाहर बने ही रहते हैं। फिर कह रहा है दो एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द agreements aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of century does not exceed 2 degree or even 5 degree above pre industrial level। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाला आप देख रहे हैं बहुत दिनों से चल रहा है। 2 डिग्री पे रोकना है और कोशिश करनी है कि 1.5 पर रुक जाए। तो दूसरा इसमें सही है। तो इस और तीसरा क्या कह रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्लोबल वार्मिंग एंड कमिटेड टू डोनेट 1000 बिलियन a year from 2020 to help developing countries to cope with the climate change। आपको पता है इसी बवाल की वजह से तो क्योटो प्रोटोकॉल असफल हो रहा था, इसी बवाल की वजह से तो पहले वाली बातें असफल हो रही थी। उसमें क्या कहा गया था, पैसे देने की जब बात आती है तो ये लोग पीछे हटने लगते हैं। ऐसा कोई प्लेज नहीं किया इन्होंने, ऐसा कोई प्लेज नहीं किया। इवन जो 2010 में हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड बना था, जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड जो जीसीएफ बना था, उसमें कब बना था, 2010 में। ठीक है, जीसीएफ ये कहां है, इसका हेडक्वार्टर है इंचियोन, साउथ कोरिया, इंचियोन कोरिया में, साउथ कोरिया में। अब इसमें क्या कहा था, इसमें कहा गया था कि 2015 से 2020 तक हर साल $100 बिलियन डालना है, $100 बिलियन डालने हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने में। लेकिन ये तक तो डाला नहीं गया इन लोगों से, तो ये क्या है, $1000 देंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर मैं तीसरा केवल गलत कर लूं तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, तो केवल 2 सही बचा। आपको पता चल गया। ठीक है, Consider the following statement: the Sustainable Development Goal were first proposed in 1972 by the global think tank called Club of Rome। आपको मैंने अभी पीछे वाले सवाल में ही बताया है कि 2012 में जो यूनाइटेड नेशंस का Rio+20 हुआ था, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट दिया गया था, प्रपोज किए गए थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडी का कॉन्सेप्ट, एसडी का कॉन्सेप्ट पहली बार कब आया था, 1987 में। 1987 में किससे आया था, क्लब ऑफ रोम से नहीं आया था। ये भी आया था किससे, ये आया था हमारा बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी, बर्टलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी। और उस रिपोर्ट का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर, अवर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द को इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहले इस्तेमाल किया गया 1987 में। और एसडीजी गोल का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार आया Rio 2012 में। और ये किस समिट का क्या नाम था, यूएन की समिट थी। और वो क्या थी, यूएनसीएसडी अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, तो ये आपको पहले भी मैं बता चुका पिछले कुछ सवाल में, और यहां भी आपको बता दिया। तो ये रॉन्ग हो गया पहला। अगर मैं पहले को रॉन्ग करूं तो ये गया, ये गया। ठीक है, अब दूसरे, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2000। आपको मैंने वहां भी बता दिया था 2015 से 2030 के बीच में अचीव करना है। ठीक है, तो ये 2 ओनली सही हो गया। ठीक, 2030 तक इसको अचीव करना है, 2 ओनली। अब देखिए, the term intended nationally determined contribution is sometimes seen in the news in the context of climate change talk से ये भी आया। ठीक है, आपको पता है पेरिस टॉक में क्या कहा गया था कि विभिन्न देशों को, पेरिस टॉक में क्या कहा गया, पेरिस से पहले क्या है, यह है पेरिस, यह बिफोर पेरिस, मतलब बिफोर पेरिस क्या था, क्योटो। ठीक है, आफ्टर पेरिस मतलब पेरिस में क्या होगा। तो एक तरह से पेरिस टॉक को मैं कह सकता हूं
एक तरह का ये क्या था, पैराडाइम शिफ्ट था। पैराडाइम शिफ्ट मतलब समझते हैं कि जो पहले क्या था, पहले था क्योटो, और क्योटो में कहा गया था डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वही केवल इमिशन को कम करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज को करने की जरूरत नहीं है, एनेक्स 1 कंट्री केवल करेंगे। ये आपको पीछे भी दिखा चुका हूं मैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेवलप्ड कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया कि हमने गड़बड़ किया है, हम सुधारेंगे। तो इसी को कहा जाता है कॉमन, सबको के लिए कम होगा बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके डेवलप्ड कंट्रीज की कि वो कम करें, ठीक, लेकिन सबके लिए कम होगा इसलिए कॉमन। तो कहा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से चल रहा था, और जो यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन सब ने कहा था कि हम कम करेंगे। पेरिस के बाद क्या हुआ, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग का अंतर था, वो डेवलप्ड और डेवलपिंग का जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। डिफरेंस खत्म हो गया, डिफरेंस समाप्त, ठीक है। तो अभी पेरिस में अगर कोई कहे कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रॉन्ग होगा। एक्चुअली इसमें दोनों का अंतर ही खत्म हो गया। अब सब देशों से क्या कह दिया गया कि आपको जितना कम करना हो आप पहले से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन को बता दीजिए, ठीक है। उसी को बताने का जो सूची है उसी को कहा गया आईएनडीसी। इंडिया ने अपना पहला आईएनडीसी 2015 में दिया, और इस आईएनडीसी को हर साल, हर 5 वर्ष में रिवाइज करना है। क्या करना है? रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना है, क्या इंडिया ने किया? 5 वर्ष में नहीं किया। लेकिन जब ग्लासगो में 2021 में मिले सारे नेता दुनिया के, तो इंडिया ने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया भारत ने, इसी का रिवीजन ही था वो, उसको कहा पंचामृत। पंचामृत, तो पंचामृत और कुछ नहीं है बल्कि हमारा रिवाइज्ड आईएनडीसी ही है, ठीक है। तो ये आईएनडीसी हो गया। इसमें क्या करा? प्लेज मेड बाय द यूरोपियन कंट्रीज टू रिहेबिलिटेट रिफ्यूजी फ्रॉम द वॉर अफेक्टेड मिडिल ईस्ट। आप बताइए, ये क्लाइमेट चेंज की बात है, और वॉर में कहां होगा? सीधा रहोगा। अगर जो भी थोड़ा भी सही से पढ़ता है ना तो ये सारे सवाल कर लेता है। प्लान ऑफ एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये बिल्कुल सही बात है, एक तरह का प्लान था जो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए दिया गया था, ठीक। पंचामृत कब दिया हमने? COP 26 में। कहां पे? ग्लासगो में। माननीय नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने ये दिया। तो इसमें क्या सही होगा? अगला भी है इसमें, इसके और ऑप्शन है। इसके और ऑप्शन में क्या कह रहा है? कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द मेंबर कंट्रीज टू एस्टैब्लिश एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। गलत। प्लान एक्शन आउटलाइंड बाय द कंट्रीज टू वर्ल्ड रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी रॉन्ग। तो इसका क्या सही हुआ? हमारा इसका सही हुआ बी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, what are the importance of the यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ये कह रहे हैं डिजर्टिफिकेशन को लड़ने में क्या इंपॉर्टेंस है यूएनसीसीडी का। मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, ठीक है। रियो में जो निकली, रियो अर्थ समिट 1992 में, उनमें से एक था यूएनसीसीडी, ठीक है। इट एम्स टू प्रमोट इफेक्टिव एक्शन थ्रू इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, ठीक है। डिजर्टिफिकेशन में इट हैज अ स्पेशल पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया and North Africa region, and its secretariat facilitates the allocation of major portion of financial sources to these regions. No, allocation मैं आपको बताऊं, यूएनसीसीडी पूरी दुनिया के लिए है। अब इसका क्या लक्ष्य था ये पहले बात दीजिए। 1992 में यूएनसीसीडी को साइन किया गया, जो ठीक है यूएनसीसीडी है जो, इसको कब साइन किया गया? 1992 में रियो अर्थ समिट में, और ये लागू कब हुई? 1994 में, जब इसके 2/3 मेंबर्स ने रेटिफाई कर दी। 1994 में लागू हो गई। इस संधि में क्या कहा गया? इसका ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है उन तीनों में, उन 5 में कह लीजिए, जो सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के सपोर्ट करती है, जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को सपोर्ट करने वाली सोल या ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, ठीक है। तो ये अगर आ जाए कभी सोल या ओनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जो इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट लैंड मैनेजमेंट को कनेक्ट करती है, वो ये है, तो जी ये है। अदरवाइज हम क्या सोचते हैं कि ओनली लगा होता है तो रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है, हर जगह रॉन्ग नहीं होता है।
तो यहां सही होता है। तो अगर इसको सपोर्ट करना है तो ये इसको कैसे करेगी, ये अपनाती है बॉटम अप अप्रोच, और इसके जो नेशनल, लोकल और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन करती है। और इसके जो कोर एरिया, जो फोकस एरिया है, रीजनल एक्स है, वो 5 है। अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, नॉर्थर्न मेडिटेरियन है, उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप है। ठीक, मतलब कि अमेरिका, नॉर्थ और साउथ अमेरिका नहीं है। इसके जो फोकस एरिया है, रीजनल एनेक्सेस हैं, उनमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नहीं है। लैटिन अमेरिका है उसका एक पार्ट, ठीक है, साउथ अमेरिका का पार्ट है एक लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, ठीक, वो वाला रीजन है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में यूएस, अमेरिका, ये सब नहीं है। ठीक, तो ये सही हो गया हमारा। लेकिन आपको पता है कि अलग से कोई फंड की व्यवस्था नहीं है, मेजर वो भी यूज कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है 5 रीजन में ये रीजन है, लेकिन मेजर फंड एलोकेशन जैसी कोई बात नहीं है। तो ये सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग। तो इसमें क्या सही होगा, इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन भी है, इसमें इट इज कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच। मैंने क्या कहा, ये बॉटम अप अप्रोच पे पहले ही मैंने बता दिया आपको, इनकरेजिंग द पार्टनरशिप ऑफ लोकल पीपल इन कम्बैटिंग द डेजर्टिफिकेशन। तो इसके जो सही है, अगर मैं इससे 2 हटा दूं तो आपका ये दोनों कट गए, तीसरा भी सही है और पहला भी सही, तो 1 and 3 ओनली। ठीक है 1 and 3 ओनली। आप अगर कोई भी कन्वेंशन चौपतिया से नहीं पढ़ेंगे और पहला पेज खोल लेंगे, केवल यूएनसीसीडी का पहला पेज खोल लीजिए आप वेबसाइट, तो वहां पे ये लिखा होगा बॉटम अप अप्रोच सीधा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। आपको पता है ग्रीन इंडिया मिशन क्या है? एक्चुअली हमारा एक प्रोग्राम आया था 2008 में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, NAPCC। इसमें 8 मिशन है, ये पहले आ गया था 2008 या 9 में, 2008 या 9 में, देख लीजिए। ठीक है, इसमें 8 मिशन है, लेकिन ये 8 2008 में नहीं आए थे, ये इनमें से कुछ आए थे, कुछ बाद में जोड़े गए। तो ये जो बाद में जोड़ा गया नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, बाद में जोड़ा गया था 2014 में, इन्हीं में 2014 में इन्हीं के अंदर है नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन, GIM। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन। तो इसमें क्या करना था, इसके ऑब्जेक्टिव थे कि प्रोटेक्ट करना है, वनों को रिस्टोर करना है, और डिमिनिशिंग फॉरेस्ट जो हैं उनको इनहैंस करना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है, जो खराब हो चुके वन है उनके कवर को बढ़ाना है। एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि 50-60 मिलियन टन, उस टाइम जो ऑब्जेक्टिव था 50 से 60 मिलियन टन, 50 से 60 मिलियन टन CO2 का सिक्वेस्ट्रेशन, CO2 सिक्वेस्ट्रेशन, ये करने का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो ठीक है, इनका इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंट एंड बेनिफिट एंड एनवायरमेंट, incorporating environmental benefit and cost into the union and state budget, thereby implementing the green accounting। no, ये ग्रीन अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं था। ठीक है, ग्रीन अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। लॉन्चिंग द सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, नो, आपको पता है ये फॉरेस्ट और ये सबको रिकवरी करने का प्रोग्राम था, ऑब्जेक्टिव मेन इसके थे, ग्रीन रिवोल्यूशन से इसका कोई लेना देना था, 2 भी रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, रेस्टोरिंग एंड इनहैंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स। यस, दूसरा रॉन्ग कर दे तो ये रॉन्ग हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, पहला और तीसरा बचता है, तो 3 ओनली इसमें राइट है, 3 ओनली। आपने देख लिया पहला क्यों नहीं है। ठीक है, अब अगला नेट मीटरिंग क्या है, ये आपको बताया उस टाइम चर्चा में था, वह ये था नेट मीटरिंग इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय द हाउसहोल्ड कंज्यूमर्स, यूज ऑफ पाइप्ड नेचुरल गैस इन किचन्स ऑफ हाउसहोल्ड। देखो क्या किया गया था, सरकार का उद्देश्य था कि रूफटॉप सोलर लोग लगाएं, छत के ऊपर लगाएं, ताकि उससे बिजली जनरेट हो। सरकार ने कहा कि बिजली जनरेट होगी और आप अगर बिजली उसको बचा लेते हैं तो उसको ग्रिड में डाला जा सकता है। तो आप जितनी बिजली अगर ग्रिड से ले रहे हैं और जितनी बचा के दे रहे हैं ग्रिड को, तो इसका आपका भाई सूर्य ऊर्जा हमेशा तो नहीं रहेगी, लेकिन हो सकता है कि आप ले कम ग्रिड से और दे ज्यादा दे, तो इसी से नेट मीटरिंग आ गया। ठीक है, कि जो नेट रिजल्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल भरना पड़ेगा या आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप सोलर एनर्जी को प्रमोट करना चाह रही है सरकार। ठीक है, पाइप नेचुरल गैस कोई मतलब नहीं है, CNG किट का कोई मतलब नहीं है,
और इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर इसका भी कोई मतलब नहीं। ठीक, ये सीधा नेट मीटरिंग आपका सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल। देखो बीईई क्या है, सीलिंग फैन, इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप, ये कह रहा है। पहले जान लीजिए बीईई क्या है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी अर्थात बीईई, ठीक है, फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी बीईई। ये कैसे बना हमारा, ये बना बी बना हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत ये बना, कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत हमारा बीई बना। अगर एक्ट से बना है तो कैसा होगा, कैसी संस्था हो गई, ये एक तरह की स्टैच्यूअरी बॉडी। क्यों, क्योंकि एक्ट से बनी है ना, स्टैच्यूअरी बॉडी हो गई क्योंकि एक्ट से बनी। ठीक, अब बीई एक स्टैच्यूअरी बॉडी है जो 2002 में बनी, किसके तहत, 2001 के एक्ट के तहत। इसका काम क्या है, इसका काम बेसिकली है कि आप एनर्जी इफिशियंसी को कंट्री में बढ़ाएं। और आपको जान के हैरानी होगी कि क्लाइमेट चेंज या किसी भी इमिशन से निपटने के उपाय के तौर पे 51% तक आप निपट सकते हैं केवल एनर्जी इफिशियंसी बढ़ा के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इफिशियंसी का रोल है। अगर आप सही तरह से इसको बढ़ा लिए तो क्लाइमेट चेंज और इस सबसे निपट सकते हैं। अब देखिए, अब ये कह रहा है कैसे, तो ये क्या करता है, इक्विपमेंट्स को जो कंपनियां बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो कितना एनर्जी इफिशियंट है उसके लिए स्टैंडर्ड और लेबल सेट करता है एंड लेबलिंग करता है। वर्तमान समय में 26 प्रोडक्ट्स को 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक दिए जाते हैं। 5 स्टार मतलब सबसे अच्छा, 1 मतलब सबसे कम एनर्जी इफिशियंट। ठीक है, तो ये दिए जाते हैं। तो अब इसका मतलब समझिए, वर्तमान समय में है 26 प्रोडक्ट। हाल में जो सबसे लास्ट में 2020 में ऐड किए गए 2 प्रोडक्ट, वो कौन कौन से हैं, वो 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। ये हैं, एक है हमारा डीप फ्रीजर और दूसरा है लाइट कॉमर्शियल एसी। डीप फ्रीजर लास्ट में थे, जो लास्ट 2 ऐड किए गए थे, डीप फ्रीजर और लाइट कॉमर्शियल एयर कंडीशन, ये 2 बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें अगर 26 है तो मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ ही जाते हैं। तो इसमें सीलिंग फैन है, इलेक्ट्रिक गीजर है, ट्यूब लाइट्स भी है। ठीक है, ट्यूब लाइट्स भी है, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लाइफ, ठीक, ये भी है। अब इसमें आपका 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। अगले सवाल में चलते हैं। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री which are among the following atmosphere gases are normally considered in the AQI। आपको पता है पोल्यूशन नापने के लिए AQI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, AQI का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 8 तरह की गैसों का उल्लेख है। एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरी है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथी है मीथेन और 5वीं है हमारी ओजोन, 6वां है हमारा PM 2.5, 7वां है हमारा PM 10 और एक गैस इसमें और है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, PM 2.5, PM 10। ठीक है, लेकिन इसमें CO2 नहीं है। 8 में से मुझे 7 याद आई, एक नहीं याद आ रही, लेकिन इसमें CO2 नहीं है, ये याद रखिएगा। CO2 हमारे किसी भी मानक में नहीं है, किसी भी इंडेक्स में नहीं है। जैसे मतलब कहने का मतलब समझ रहे हैं, हमारे पास अब ये आ चुका है, आगे परीक्षा में क्या आ सकता है। अब CO2 को अगर मैं हटा दूं, किसी में भी नहीं है, तो CO2 हट जाएगा, मतलब पहला हट गया तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अपने आप ये आ गया। 3 4 2 3 और 4। ठीक है, और 5 भी है, इसमें 5 भी ऑप्शन सही होगा अगर 5 भी है। ठीक है, तो मीथेन नहीं है, मीथेन भी नहीं है इसमें। ठीक है, 5 नहीं, मीथेन नहीं, ठीक, मीथेन भी नहीं है, मीथेन भी इसमें नहीं है। तो इसमें आपको अगर हम 1 घटाते हैं तो ही मिल जाता था आंसर आपका CO2। तो ऐसे सवाल भी आपको आ सकते हैं। मीथेन भी नहीं है, तो ये आपका मिल गया, आपका ऑप्शन 5वां 6वां 7वां यहाँ पे हो गए,
1 2 3 4 5 6 6 चीजों का यहाँ नाम लिखा है मैंने, 2 और है वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है इस साल की परीक्षा के लिए, इस साल की परीक्षा के लिए आपका AQI तो है ही, इसके अलावा एम्बिएंट, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेपी इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर के लिए। ये सारी योजनाएं किसकी थी, AQI ये है आपके CPCB की, CPCB की योजनाएं हैं, CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो की, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, वाटर पोल्यूशन एक्ट के अंदर, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। एक और है सफर, वो भी कई चीजें नापता है, मौसम पूर्वानुमान विधि है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर है। तो ये चारों चीजें आप देख लीजिएगा। ये किसके लिए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मीजर लाए गए थे, सेपी मीजर्स, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एनवायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स है, ठीक है, सेपी इंडेक्स। तो ये इसमें भी CO2 नहीं है ना NAQS में, इसमें 12 गैसें हैं, 8 जो है AQI वाली 8 है, प्लस 4 अलग है, प्लस 4, ठीक है, बेंजीन, बेंजोनाइड, पेक्सिल करके 4 और है, बेंजीन के ही फॉर्म है कुछ, ठीक है। और वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर भी है इसमें, VOC भी है इसमें, VOC भी है इसमें, ठीक, एक और कुछ है, तो 12 इसमें टोटल है, 8 इसके वाले और बाकी इसके वाले। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। रिवर बेसिन इज द यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। देखो बिल्कुल सही बात है, आप जब भी पढ़ते हैं रिवर बेसिन के बारे में, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूनिट है। दूसरा, इट स्पीयर हेड द रिवर कंजर्वेशन इफर्ट एट नेशनल लेवल, बिल्कुल सही है, नेशनल लेवल पे रिवर कंजर्वेशन इफर्ट को नेशनल गंगा बेसिन रिवर अथॉरिटी लागू करती है, ठीक है। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम द चेयरमैन ऑफ गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। गलत, गंगा नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की बात अगर मैं करूं तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 2009 फरवरी में, गवर्नमेंट ने गजेटेड नोटिफिकेशन से इसकी स्थापना की। इसका मतलब क्या हो गया 2009 में, इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गजेटेड नोटिफिकेशन से आई थी। और इसका चेयरमैन कौन होता है, इसके चेयरमैन होते हैं हमारे PM ऑफ इंडिया, PM जो होते हैं चेयर होते हैं इसके, ना कि PMs। अब इसके मेंबर्स होते हैं इसके तकरीबन 23 मेंबर होते हैं, इसमें से 14 गवर्नमेंट के होते हैं, और इनमें से जिन 5 मुख्यमंत्री भी इसके, 5 CM भी इसके मेंबर होते हैं, जहां जहां से गंगा बह के जाती है। तो कौन कौन से स्टेट है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। इन 5 स्टेट के CM भी इसके मेंबर होते हैं, और इन 5 स्टेट में अपनी स्टेट गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी होती है, उसका हेड जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, CM इज हेड ऑफ स्टेट गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, ना कि सेंटर गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। सेंटर रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी के हेड होते हैं माननीय प्रधानमंत्री, और इसी का एक प्लान है, ये जो रिवर्स को बचाने का प्लान है इसी का है। तो वो प्लान क्या है, आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स है नेशनल लेवल पे। तो 1 और 2 इज राइट, तो 1 और 2 ओनली सही होगा, 3 रॉन्ग है, तो ये तीनों गलत हो गए। देखो UPSC आपको क्या देता है, एक हिंट देता है। आपको ये दोनों नहीं भी आ रहे थे ना, तो भी अगर आपको ये आ रहा था केवल कि प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, तो आप ये सवाल लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि यहां से 3 कट रहा है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूं कि जब सवाल आए तो ऑप्शन पढ़ के डर मत जाइए, तीनों ऑप्शन पढ़िए, देन ओनली आप गिव योर आंसर प्रॉपरली, ठीक है। 15वां सवाल हो गया। 16वां, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट वर रिसेंटली इन न्यूज, क्यों थी। देखो क्या हुआ था, वेस्टर्न घाट की जो रीजन है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसको इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने के लिए एक पैनल बनाया गया, और उस पैनल का नाम रखा गया वेस्टर्न घाट WG बीप, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन पैनल करके था, ठीक है। अब इसमें जो है किसकी अध्यक्षता बनाया गया, 2010 में प्रोफेसर माधव गाडगिल थे, ISC बंगलौर के माधव गाडगिल, इनकी अध्यक्षता में बनाया गया, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 2011 में, लेकिन सरकार ने पब्लिश नहीं की, क्योंकि इन्होंने रिपोर्ट बहुत ऐसी दी थी कि सरकार का मानना था कि प्रैक्टिकल नहीं है, और ये पूरे वेस्टर्न घाट को कंजर्वेशन घोषित कर देंगे तो विकास कैसे होगा।
इन्हों तब आरटीआई डाली गई और आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया पहले भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। देन जो आरटीआई याचिका करता था वो गया सीआईसी के पास। तब सीआईसी ने जब कहा कि नहीं दिखाना पड़ेगा आपको, न केवल बाद में बल्कि बनने के दौरान भी दिखाना चाहिए था, तब गवर्नमेंट ने 2011 में इसको पब्लिक करा, पब्लिक के बीच में। ठीक है, अब देखो ये वेस्टर्न घाट क्या है, ये जाता है हमारा 6 स्टेट से। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में है एक तरह का स्कार्पमेंट, स्कार्पमेंट है। कैसे आया था, जो एक दरार बनी थी जब भारत का लैंड और अफ्रीका ये सब एक ही हुआ करते थे, गोंडवाना लैंड, तो वहां पे एक दरार बनी केप कैमोरिन से लेके कहां तक, कैम्बे की खाड़ी तक। तो वही दरार फिर टूट गई, तो उसमें क्या बन गया, एक तरह का स्कार्पमेंट बन गया और वो आगे बढ़ता गया। आपको पता है कॉन्टिनेंटल डिल्ट और प्लेट टेक्टोनिक में, तो ये स्कार्पमेंट है एक तरह का, 6 हिस्से से गुजरता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक जाता है वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में। ठीक, 2011 में रिपोर्ट है और गाडगिल जी ने कहा कि 64% एरिया को क्या कर दिया जाए, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए। किसके तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी थी कमेटी। ठीक है, अब फिर इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट नहीं मानी, गवर्नमेंट ने फिर माधव गाडगिल जी को बना दिया हेड और इनको कस्तूरी रंगन को कि इस रिपोर्ट को देखो आप। इस रिपोर्ट को कस्तूरी रंगन ने देखा, कस्तूरी रंगन पैनल का आ गया, उन्होंने कहा कि 37% एरिया को आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, गाडगिल ने क्या कहा था, 3 पार्ट में बांट दिया था, पूरे वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में बांटा था, जोन 1 और जोन 2 और जोन 3, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। तो एरिया 1 में इन्होंने कहा था सारी माइनिंग एक्टिविटी बंद कर दीजिए, 1 और 2 में नए लाइसेंस मत दीजिए, और 3 में आप काम कर सकते हैं। और कहा इन्होंने जितनी लीगल माइनिंग अभी तुरंत दीजिए। लेकिन आप जानते हैं माइनिंग माफिया इससे नाराज होंगे, तो उन लोगों ने प्रोपेगेंडा बताया कि किसानों को भगाना है, ये वो है, तो किसान विरोध करने लगे। बट गाडगिल ने तुरंत बोला कि नहीं, किसानों को भगाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन सरकार ने आज तक कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश को भी नहीं माना है और अभी उसकी टाइमलाइन हाल ही में और बढ़ाई गई है। तो इस बार फिर से ये सवाल आ सकता है। ठीक, तो ये किससे, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट से। देखिए कितना सरल पूछा है, कुछ भी डेटा नहीं पूछा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी आपके ऊपर जो प्रीलिम्स में नॉलेज होता है उसको चेक करता है, जब मेंस में लिखिए तब ये सब लिखना होता है। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिक अबाउट खराई कैमल। खराई कैमल क्या है, खराई कैमल एक तरह का स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है। ठीक है, जो कि क्या खाता है, स्विम कर सकते हैं। कहां पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, और ये क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है समुद्र में। और इसको क्या खाना पसंद है, इसको खाना पसंद है मैंग्रोव। ये मैंग्रोव खाता है, अगर ये लंबे समय तक मैंग्रोव नहीं खाएगा तो ये मर जाएगा। खराई कैमल के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, ये सवाल क्यों पूछा गया, हुआ ये कि यहाँ पे एक सहजीवन नाम का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो चरवाहा कम्युनिटी, पस्चरल कम्युनिटीज का के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये एक चरवाहा कम्युनिटी है वहां पे जो पालती है किसको, खराई कैमल। क्यों खराई कैमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई किलोमीटर अंदर जाके पानी में तैरते हुए जाता है और खा के आता है मैंग्रोव को। ठीक, मैंग्रोव फॉरेस्ट को। अब देखिए, तो ये पहला सही हो गया। दूसरा क्या है, सर्वाइवल ऑफ ग्रेजियम मैंग्रोव। यस, मैंग्रोव ज्यादा दिन नहीं खाएगा तो मर जाएगा। हुआ क्या कि इस एरिया में बहुत से लोग नमक बनाने के लिए समुद्र का पानी इस्तेमाल करने लगे और फैक्ट्रियां बना ली वहां पे। तो वहां से जो कैमल को जाने का रास्ता था इन लोगों ने बंद कर दिया। तो कैमल ओनर्स पहले वहां कैमल चराते थे, तो वो भी जमीन खत्म हो गई, वहां पे नमक के पैन बन गए। ठीक है, और फैक्ट्रियां बन गई, तो वहां से अब ले नहीं जा पा रहे, तो ये बीमार होने लगे और अंत में मरने लगे खराई कैमल। तो खराई कैमल आज के टाइम पे इंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुके हैं और वो ये खाने को नहीं पा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके लिए जल्दी से रास्ता दिया जाए ताकि ये खा पाए और एक स्पीसीज बताई जा सके। अभी लगभग 4-5 हजार ही खराई कैमल बचे हैं। इनका दूध भी, चॉकलेट बनती है इससे, कैमल चॉकलेट, और इनका दूध बहुत पौष्टिक होता है। ठीक, अब ये क्या करें, लिव इन वाइल्ड एंड कांट बी डोमेस्टिकेटेड। आपको पता है कि एक कम्युनिटी है जो पालती है, इनका इस्तेमाल सामान ढोने में और दूध के लिए करती है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया है ना। तो 1 और 2 ओनली इसके राइट हो गए। ठीक, डोमेस्टिकेटेड करते हैं ऊंट को, और वो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इस साल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है हलारी गधा, हलारी डंकी।
हलारी डंकी पे भी उसी सहजीवन नाम की संस्था ने अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई है ICAR के तत्वाधान में। ये हलारी डंकी भी इंडेंजर्ड है और इसके दूध को भी ये लोग खाते हैं और इसका दूध बहुत महंगा, सबसे महंगा गधे का दूध ही होता है। ठीक है, ये लगभग 250 रुपए लीटर मिलता है और इसका बच्चा जो होता है वो लगभग 1 लाख का बिकता है, एक छोटा बच्चा। ठीक, बहुत तो ये भी है, बहुत कम बचे हैं हलारी डंकी भी। तो ये सेम चीज बिल्कुल इनके साथ अब हो रही है और ये भी गुजरात में पाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल भी सामान ढोने में। ये व्हाइट कलर के डंकी है, हलारी डंकी व्हाइट कलर के डंकी है। ठीक, तो इसमें 1 और 2 सही था, आगे हलारी डंकी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 18, रिसेंटली और साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट व्हिच अटेन्स अ हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर एंड हैज रेड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प। इट इन विच स्टेट? ये उस टाइम चर्चा में था, अंडमान में खोजा गया था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, रेड सैंडर के संबंध में पूछा है कि बताइए क्या सही है। यार इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। अभी पुष्पा मूवी रिलीज हुई, उसमें रेड सैंडर्स की बहुत चर्चा हुई। हालांकि उस वजह से नहीं, लेकिन दूसरी वजह से रेड सैंडर्स फिर चर्चा में था। रेड सैंडर्स का साइंटिफिक नेम है, इसका वैज्ञानिक नाम है टेरोकार्पस सैंटालिनस। टेरोकार्पस सैंटालिनस ये हमारा है साइंटिफिक नेम किसका? रेड सैंडर्स का। हाल में IUCN ने रेड सैंडर को किस कैटेगरी में डाल दिया है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। किस कैटेगरी से हटा के डाला है इसको? नियर थ्रेटेंड से। नियर थ्रेटेंड से हटा के पुनः इंडेंजर्ड डाल दिया गया। 2018 में इसको नियर थ्रेटेंड बनाया गया था, उसके पहले भी इंडेंजर्ड था। क्यों? क्योंकि इसको खतरा है। ये कहां पाया जाता है? ईस्टर्न घाट। अब इसको याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट पूछ सकता है। ईस्टर्न घाट्स में आंध्र प्रदेश में कुछ एरियाज में पाया जाता है और इसकी लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो साउथ इंडिया तो सही हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया। देखो, ट्रॉपिकल रेन का मतलब हो गया ईस्टर्न घाट। क्यों? ईस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, जबकि ये क्या है? ड्राई वन है। ठीक है, ये जो है ईस्टर्न घाट में पाया जाता है ड्राई हॉट क्लाइमेट में। तो ये वेस्ट किसमें पाया जाएगा? ड्राई हॉट क्लाइमेट में। ठीक है, ये ना कि वेट ट्रॉपिकल रेन में। तो इसलिए ये गलत हो गया। ठीक, ये रॉन्ग हो गया और आपका ये राइट हो गया। तो 1 ओनली इसमें सही है। इस साल आ सकता है, ये इस नाम से पूछा जा सकता है और कहां पाया जा सकता है वो पूछ सकता है। ठीक, ये इंडेमिक टू ईस्टर्न घाट, केवल यहीं पे पाया जाता है। इंडेमिक है, इंडेमिक स्पीसीज है। क्या नाम है? टेरोकार्पस सैंटालिनस। अगला, recently for the first time in our country which of the following state has declared a particular butterfly as a state bird? उस टाइम एक बटरफ्लाई थी ब्लू मॉर्मन नाम की बटरफ्लाई को महाराष्ट्र ने क्या किया था? अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया था। जब तब तक किसी भी स्टेट का जो बटरफ्लाई नहीं घोषित हुआ था। अभी क्या चर्चा में? हाल में किसने? कैसर अरुणाचल ने हाल में। तो इसका सही ऑप्शन है डी। लेकिन ये अभी क्या सही है? अरुणाचल प्रदेश इस बार आ सकता है। अरुणाचल प्रदेश ने हाल में कैसरे हिंद नाम की बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। और कहां घोषित किया? इनकी कैबिनेट ने पक्के टाइगर रिजर्व डिक्लेरेशन 2047 साइन की। वहां पे मतलब पार्लियामेंट अपने विधानसभा के अंदर नहीं बैठे, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व में जाके यहाँ के टाइगर डिक्लेरेशन 2047 साइन पेश की और वहीं पे इनकी कैबिनेट ने इसको अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया। इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है इसका टीनोप्लपस इंपेरियालिस। ये भी आ सकता है, रिसेंटली न्यूज में था। टीनोप्लपस इंपेरियालिस। इंपीरियल मतलब इंपेरियालिस मतलब हिंद, कैसर हिंद। ठीक है, टीनोप्लपस इंपेरियालिस ये चर्चा में थी, इसको। अब सवाल क्या पूछ सकता है कि अरुणाचल पहला स्टेट है जिसने स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया? नहीं, आप जान गए कि ये महाराष्ट्र है
और ब्लू मॉर्मन नाम की बटरफ्लाई को घोषित किया था। लेकिन अभी ये चर्चा में है कैसरे हिंद, ठीक है। अब इसका क्या है, कैसरे हिंद के इसके 90 to 120 mm विंग स्पैन होता है, 90 to 120 mm विंग स्पैन होता है, बहुत बड़ी वो है। और ये वियतनाम से लेके नेपाल तक पाई जाती है, वियतनाम टू नेपाल पूरे एरिया में विस्तृत होती है। और इसका आयुषियन स्टेट जो हाइट क्या है, 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है, ठीक है, 6000 से 2000 फीट की ऊंचाई में पाई जाती है। और इसका आयुषियन स्टेटस है एंटी, नियर थ्रेटेंड। आयुषियन जो है इसका क्या है, एंटी, नियर थ्रेटेंड, ठीक है, नियर थ्रेटेंड। नियर थ्रेटेंड से इस टाइम यह है, इसको बचाना है। और ये सबसे पहले यहां नहीं देखी गई थी, ये सबसे पहले 2012 में देखी गई थी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में 2012 में सबसे पहले सिक्किम में डेड मिली थी। लेकिन फिर इसके बाद 2014 में ये अरुणाचल में देखी गई, तब इसको आइडेंटिफाई किया गया कैसर हिंद को। और अभी जाके अरुणाचल प्रदेश ने इसको क्या डिक्लेयर किया है, अपनी बर्ड, ठीक है, स्टेट बर्ड। अब हम चलते हैं आखिरी सवाल की ओर, आज के आखिरी सवाल की ओर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया यू है मोस्ट लाइकली टू क्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इन नेचुरल हैबिटेट। देखो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल वेस्टर्न घाट में बहुत ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत है, कई जगह पाई जाती है, पूरे वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो ये सही, इंडिया में पाई जाती है 9 टाइप ऑफ हॉर्नबिल, 9 टाइप पाए जाते हैं हॉर्नबिल के। और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, अरुणाचल में, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में, ठीक है। जबकि हॉर्नबिल की 9 में से 4 वैरायटी पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट में, उनमें से ये भी एक वेस्टर्न घाट की है। एक ग्रे हॉर्नबिल है, वो भी वेस्टर्न घाट की है हॉर्नबिल। ऐसे और भी कई हॉर्नबिल हैं जो वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो अब आपका एक हमारा खत्म होता है, अब आज का क्लास हमारा समाप्त हो चुका है। और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, और इसके रिवाइज करने के बाद आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। हॉर्नबिल के 9 हॉर्नबिल के बारे में भी पढ़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जरूर से जरूर रिवाइज करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।